बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है और यही वजह है कि मामूल के बरक्स बारिशों के बायस इस साल गंदम की पैदावार 15 लाख टन कम हुई। और जो ये हालिया बारिशें हो रही हैं जिसके मनाजिर भी हम देख रहे हैं, इन तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों का निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम कर दिया है। बिलखसूस बलूचिस्तान और सिंध में जो हालिया बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फिर जंगलात की बेदरे कटाई की वजह से जो दर्जा हरारत है, इसमें भी इजाफा हो रहा है। इसी तनाज़ुर में बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि हमें ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इससे जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इससे निपटने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करना होगी, वॉर फुटिंग पर काम करना होंगे। और हमने देखा कि इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज जो 10 अरब बिलियन ट्री सुनामी की मुहिम है, इसके तहत रिकॉर्ड 35 लाख पौधे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट किया। हम इसके हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ज्यादा पौधे लगाने से क्या मौसमियाती तब्दीलियों में रुकावट पैदा की जा सकती है, कैसे इसके जो थ्रस्ट है इसको कम किया जा सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में जो कहा जाता है, जो चैलेंजेस हैं, उस हवाले से जो वजारत मौसमियाती तब्दीली है उनकी क्या हिकमत अमली है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फोकस है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कैसे किया जाए। और इसके लिए निहायती मौजूद शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब, जिनका अपना बैकग्राउंड है एनवायरनमेंट के हवाले से और ज़बरदस्त किस्म की इस सिलसिले में आपने तालीम भी हासिल की और इससे पहले भी आप माहौलियात के वजीर मुमलिकत रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो एक फॉर स्टार्टर मैं व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा, ये जो मामूल के बरक्स बारिशें हो जाती हैं, गर्मी में इजाफा हो जाता है, ये इसको मौसमियाती तब्दीली से जोड़ा जाता है। कुदरती आफत का मुकाबला तो इंसान नहीं कर सकता, उसकी जसारत नहीं है, लेकिन इसके नुकसानात को कम से कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है और आपकी वजारत इस सिलसिले में क्या काम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवार साहब, आपने प्रोग्राम पे आज बुलाया। बिल्कुल आपने जो ये बात की है कि हमारे जो मुल्क के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो असरात हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासर है पाकिस्तान। दुनिया में इस वक्त अगर एवरेज किया जाए कि कौन से ममालिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, तो पाकिस्तान उनमें 5वें नंबर पे आता है। अब ये इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने ये मसला पैदा नहीं किया, ये मसला पैदा किया है दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक ने जिन्होंने तरक्की की कोयले की बुनियाद पर और ट्रांसपोर्ट में इजाफा करके और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भेजी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने हवा में जाके ये मौसमियाती तब्दीलियाँ शुरू की हैं। लेकिन हमें असर इसका सबसे ज़्यादा है। इसको एक ज़बान में क्लाइमेट इनजस्टिस भी कहते हैं कि हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन हमें ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है और पाकिस्तान के आने वाले सालों में ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसके माहौलियाती असरात भी हैं, इकनॉमिक असरात भी हैं, सोशल असरात भी हैं और सिक्योरिटी के भी असरात हैं। अब इसमें एक और बड़ी रिपोर्ट जो आई है, जो कल भी मैंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब प्रोग्राम था उसमें भी, कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि साउथ एशिया के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जो कि हॉट स्पॉट्स होंगे, यानी कि वो ऐसे फोकस्ड एरियाज़ होंगे जहाँ पर 2050 के बाद अगर बिज़नेस एज यूजुअल चलता रहा, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारी जैसे हम पिछले 2 दिहाइयों से गुजार रहे हैं, 3 दिहाइयों से गुजार रहे हैं, और कोई तब्दीली ना लाए उसके अंदर, तो फिर वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, वो अनलिवेबल हॉटस्पॉट्स बन जाएंगे। इनमें 6 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, 3 सिंध में हैं, 3 पंजाब में हैं। सिंध में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सखर डिस्ट्रिक्ट को, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और पंजाब साइड पे लाहौर डिस्ट्रिक्ट, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और ये एक चैलेंज है हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी और आने वाले पाकिस्तान के लिए, और इससे निपटना हमारे लिए वॉर फुटिंग पे बड़ा ज़रूरी है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका सलूशन क्या है? सलूशन इसमें एक जो लोकल सलूशन होता है, ये आप जब दरख्त लगाते हैं तो ये ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींचता है, बल्कि ये लोकल एनवायरनमेंट को भी बेहतर करता है, टेम्परेचर कम करता है,
कोई 8-10 डिग्रीज का ये टेम्परेचर जहाँ पे दरख्तों का शेड होता है वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और दुनिया में जो जितनी स्टडीज हुई हैं कि दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बेहतरीन टूल कौन सा है, और बड़े बड़े टेक्निकल स्टडीज़ हुई हैं। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी थी जिसमें उन्होंने तमाम ऑप्शंस को वे किया, और इन दी एंड उन्होंने कहा कि जी सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो है आपका दरख्त लगाना, और दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और इसमें पाकिस्तान में वी आर लकी कि हमारे पास एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अगली नस्ल का, अगली हमारी आने वाली पाकिस्तान का वो सोच रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन का सोच रहे हैं। और वो आज का नहीं बल्कि जिस तरह कहते हैं ना, लीडरशिप का एक विजन होता है कि ही लुक्स बियॉन्ड द वॉल आल्सो। जी अच्छा, उन्होंने अमीन साहब आपने आपने कहा जी कतकलामी के मतलब आपने सही कहा कि दरख्त लगाना जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी ये स्टडीज है और वैसे भी तमाम माहिरीन का कहना है कि ये बेहतरीन हिसार हो सकता है मौसमियाती तब्दीली के सामने, और हमारे मजहब में भी जो दरख्त लगाना है उसको सदका जारिया करार दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आपने आज ट्वीट भी किया कि 35 लाख आप लोगों ने कल पौधे लगाए जो कि एक रिकॉर्ड है। सर ये ऑपोजिशन को आपके अदाद शुमार पर बड़ा इतराज होता है, तो ये 35 लाख कहां पर लगाए गए, किन एरियाज में, कौन सी जमीन इस्तेमाल हुई? क्योंकि एक साथ में विजुअल भी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पौधे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जिला खैबर तहसील बाड़ा में पौधे उखाड़े भी जा रहे थे। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा ये 35 लाख की फिगर आप लोग की किस बुनियाद पर है, कौन सा दादुशुमार को बेस करके ये फिगर आपने शेयर की है? देखिए ये जो 35 लाख हैं इसमें हमने टारगेट्स सारे प्रोविंसेस को दिए हुए थे। इसमें 20 लाख जो हैं वो केपी ने लिया है, 12 लाख पंजाब के हैं, सिंध के हैं, तकरीबन तो 3 लाख से कुछ कम है, और बाकी प्रोविंसेस का थोड़ा ऐसे। और अब ये कि ये कहाँ पे लगा है, उसमें एक वेबसाइट हमने कल लॉन्च की थी www.tbttp.org। आप उस पर जाएँ तो उसमें जिस तरह पंजाब के हैं 12 लाख कहाँ पे लगे हैं, वो उसमें आप पंजाब में जाएंगे तो उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें बताया जाएगा कि कौन सी जगह पे वो आपका प्लांट्स लगे हैं, कितने लगे हैं, कितना एरिया उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसमें हम जैसे मैंने बताया कि ओनरशिप प्रोविंसेस की थी, उन्हीं से हमने टारगेट्स लिए हैं, और इसको अब हम वेरीफाई भी करेंगे इंडिपेंडेंटली भी। रह गई बात वो जो एक इंसिडेंट हुआ खैबर जिला में केपी के अंदर, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड थी। वहाँ पर एक शख्स के साथ MOU हुआ केपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और उन्होंने वहाँ पर दरख्त लगा दिए, लेकिन वो चूँकि डिस्प्यूटेड थी, जो दूसरे पार्टी के लोग थे उन्होंने आके वहाँ पर वो की तोड़ फोड़ और बड़ा जुल्म किया। क्योंकि अगर उनका था कोई प्रॉब्लम थी तो दे शुड हैव गॉन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बदला उन्होंने जाके दरख्तों से क्यों उतारा, ये इस पर मुझे बहुत गुस्सा भी है और दुख भी है। लेकिन बहरहाल उसके अंदर मिसक्रिएंट्स भी आ गए, बीच में शैतान लोग भी शामिल हो गए। अब उसके ऊपर हमने जो मिसक्रिएंट्स थे उनके खिलाफ FIR भी हो गई है, उनको पकड़ भी लिया है, और जो वहाँ के बड़े थे उन सबको, कम्युनिटी को इकट्ठा करके दोबारा वहाँ पर रीप्लांटिंग भी हो गई है। तो वो इशू रिजॉल्व हो गया, वहाँ पर दोबारा से प्लांट्स लग गए हैं। लेकिन एक बड़ा आई थिंक नेगेटिव इमेज वो गया। अभी कुछ देर पहले UN के हेड हैं एरिक सोलहाइम, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी कि जी ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है। तो मैंने उनको वापस ट्वीट किया है, उनको बताया जी कि ये लोकल डिस्प्यूट है, इसका ताल्लुक किसी रिलीजन या किसी एक्सट्रीमिज़म से नहीं है। और इस्लाम में तो जैसे आपने सही फरमाया कि हमें तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये सदका जारिया है, सवाब का काम है, अगली आने वाली नस्लों के लिए ये बेहतरी का काम है। तो इसलिए लेकिन एक नेगेटिव इमेज ज़रूर गया उसकी वजह से। तो लेकिन उसको हमने अब प्रॉपरली रिजॉल्व करके उसी एरिया को उन्हीं लोगों से, उसी ट्राइब के लोगों से दोबारा रीप्लांट करवा दिया। लेकिन अमीर साहब आपने सही कहा कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन टेररिज्म तो वो हुआ था जब बालाकोट में हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाया गया था, और गालिबन आप UN की सतह पर गए भी थे कि इसका मुआवजा भी दिया जाए। जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये जो 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह आप लोगों ने लगाने हैं, तो चूंकि आप खुद बड़े डायनामिक है और इस तमाम सूरत हाल को समझते हैं, ये इस टारगेट को कैसे अचीव कर लिया जाएगा? क्योंकि आपके इस माह 2 साल हुकूमत के मुकम्मल होने जा रहे हैं 18 अगस्त को इंशाल्लाह, तो इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा? और सूबों के साथ आपने कहा कि सिंध में 20 लाख आपने KP का कहा, उससे पिछली आप लोगों की जो 5 साल हुकूमत थी आप लोगों ने कहा था आप लोगों ने 5 अरब दरख्त लगाए हैं, तो KP में अभी भी 20 लाख आप कह रहे ज्यादा लगे। तो सिंध और बलूचिस्तान और सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पर भी ज्यादा
समझते हैं तेजी से लगने चाहिए, क्योंकि इस दफा फिगर आप कम बता रहे हैं, 35 में सिर्फ 3 लाख सिंध में लगे। जी बिल्कुल। एक तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा यूनिक इस लिहाज से भी है कि ये दरख्त तो लग रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पॉलिटिकली डिवाइसिव नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें तमाम पाकिस्तानी एक होके अपने मुल्क की बेहतरी और अपने अगले आने वाली जनरेशन की बेहतरी के लिए इसमें काम करें। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि इसमें सिंध जो कि अपोजिशन में है वैसे, लेकिन वो भी शामिल है इस प्रोजेक्ट में। उनको हमने इसमें शराकतदार बनाया हुआ है। आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट देती है, आधे सिंध गवर्नमेंट देती है इसके अंदर। और बल्कि जो हमारा अब 5 साल में टारगेट है वो 3.2 बिलियन ट्रीज़ का है। उसका PC1 बनाया गया था, और वो भी जब हमने बनाया था तो वो तमाम प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करके उनसे पूछा था कि आप कितना टारगेट ले सकते हैं। अब इसमें ये 3.2 को हम इंशाल्लाह 3 साल बाद रिवाइज करेंगे, क्योंकि होता ही है कि जब आप प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं, जिस तरह KP में भी हमारे साथ हुआ था, तो उस वक्त डिपार्टमेंट्स क्योंकि उनको थोड़ी अप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं कि नहीं, तो वो KP में भी उन्होंने शुरू में 50 करोड़ का टारगेट लिया था, लेकिन फिर हमने 3 साल बाद उसको जब रिवाइज किया तो वो 1 अरब का टारगेट भी ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जब कमिटमेंट और पैशन के साथ काम करते हैं तो, और नेचर को जब आप एक चांस देते हैं तो नेचर अपने आप को खुद रिवाइव करता है। ठीक है। उसमें जो मेजर फिलॉसफी है वो ये है, 2 किस्म की हैं। एक तो ये कि ये इसमें जब KP में हुआ था तो 60% नेचुरल असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन थी। वो ये होता है कि आपने जो फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल फॉरेस्ट, जहाँ पर नेचुरली दरख्त ग्रो करते हैं, लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से, आग के प्रेशर की वजह से, ग्रेजिंग की प्रेशर की वजह से वो उनकी रीग्रोथ रुक जाती है। तो जब आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं और वहाँ पर गार्ड्स रखते हैं और प्रॉपर कम्युनिटीज़ के हवाले करते हैं, तो वो नेचर अपने आप को खुद रीग्रो करता है। ये दुनिया में सबसे इफेक्टिव तरीका है फॉरेस्ट्री का। ठीक है। तो उसमें 60% KP में हमने उसके थ्रू किया था और प्रॉपरली मॉनिटर कराया था, और 40% नई प्लांटेशंस थी। ठीक है। इसी तरह अब ये जो 10 बिलियन ट्री का टारगेट, और जिसमें मैंने बताया कि पहले 5 साल में हमने 3.2 बिलियन का टारगेट लिया हुआ है, जो कि तमाम प्रोविंसेस ने ओन किया हुआ है। और ये अचीवेबल टारगेट है सर? ऑलमोस्ट 50-50 है कि 50% अचीवेबल है। ये अचीवेबल टारगेट है 3.2 बिलियन? इंशाल्लाह अचीवेबल है जी। इसमें जो 3.2 वाला है वो तो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे, बिकॉज इसमें हमने जो 50 करोड़ पिछले साल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 50 करोड़ हमने कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जून तक हम अपना पहला बिलियन टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब वो मुमकिन इसलिए है कि हमारे पास नर्सरी स्टॉक पैदा हो गया है। नर्सरी स्टॉक जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 करोड़ प्लांट्स थे, सैपलिंग जिनको कहते हैं, फॉर प्लांटेशंस। इस वक्त हमने उसको 6 गुना बढ़ा के 30 करोड़ कर लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में 30 करोड़ नर्सरीज के अंदर पौधे मौजूद हैं। वो बाकायदा प्लान के तहत किया गया है, उनको हमने इंसेंटिव्स दिए हैं और उसके बाद ये हुआ है। और लेकिन उससे होता ही है कि जब आपके पास प्लांटिंग स्टॉक आ जाता है तो फिर आपके पास लैंड भी हो और प्लांटिंग स्टॉक भी हो, तो वो बड़ा क्विकली आप उसको प्लांट करके उसको सर्वाइव करवा सकते हैं। अच्छा अमीन साहब, ये भी मेजर हर्डल होता है कि आपने नर्सरी स्टॉक पैदा जी वो आपने बताया स्टॉक बने। अमीन साहब ये भी मुझे बताएगा कि फ्लडिंग, जैसे अभी हमें विजुअल्स दिखा रहे थे, बलूचिस्तान में काफ़ी तबाही मचा रहे हैं और सैलाबी रेले आ जाते हैं, तूफानी बारिशें होती हैं, उससे भी इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी आप समझते हैं? क्योंकि ये भी इससे पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी वो ठप हो जाता है। जी बिल्कुल। जो दरख्त हैं वो आपके ना सिर्फ वाटरशेड को मैनेज करने के काम आते हैं, ना यानी कि बारिश को वो लेते हैं अपने ऊपर और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में सीप करके दरियाओं में उनके थ्रू जाता है। लेकिन उसके अलावा ये फ्लड मिटिगेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा टूल है। लेकिन हम पाकिस्तान को जो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, कि ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये 100 डे का पीरियड जिसमें से आजकल हम गुजर रहे हैं, ये 100 दिन का पीरियड होता है कि पाकिस्तान में मानसून्स भी आते हैं, साथ ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे होते हैं गर्मी की वजह से, और ये दोनों मिल जाते हैं और फिर ये फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है, जो कि आजकल भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए आपको जहाँ फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को इस पर अडेप्टेशन के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हों, लोगों को पहले पता लग जाए कि ये चीज़ होने वाली है, ताकि उससे प्रॉपर तैयारी करके उसका मुकाबला कर सकें और उससे बच सकें, कम से कम जानी नुकसान कम हो सके। अच्छा। अब इसके लिए हमने एक ग्लेशियर मॉनिटरिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मैं परसों स्कर्दू जा रहा हूँ उसी की इनाग्रेशन के लिए। वो $40 मिलियन का प्रोजेक्ट है
जो कि हमें ग्रांट मनी मिली है फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसमें हम 40 मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रहे हैं जो हमारे सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, ताकि जब वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होती है, ग्लेशियर में मेल्टिंग बढ़ती है जिसका फ़ौरन असर पड़ता है पाकिस्तान के बाकी एरियाज़ पे, तो हमें उसकी अर्ली वार्निंग मिलेगी और उनको मॉनिटर करके एक डेटा बैंक बनेगा जिसमें उधर की कम्युनिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर डाउन स्ट्रीम बाकी पाकिस्तान को भी टाइम से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बेवक्त की बारिशें, ये भी क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी बारिशों की है और तो टाइमिंग है, दोनों अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। उसका आगे लिंक फिर एग्रीकल्चर के साथ है, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की कि हमारी बेवक्त की बारिशों की वजह से जो हमारा बरानी एरिया था वो बड़ी बुरी तरह हिट हुआ इस बार के। उसमें जब पूरी आपकी फसल तैयार होगी फिर बारिशें हो गई और उसको बीमारी लग गई थी, फंगस लग गया था। ठीक है। तो इसलिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स अपने चेंज करने की ज़रूरत है, हमें नई सीड वैरायटीज़ की ज़रूरत है जो कि आने वाले जो आपके शिफ्टिंग पैटर्न्स हैं ऑफ रेनफॉल उसके साथ अडेप्टेड हों। हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक वही 50-60s की जो टाइमिंग थी कि जी एक नवंबर के इस महीने में हमने बोई करनी, बीज बोना और उसके बाद उसकी जो कटाई है वो एक ख़ास सीज़न में करनी है। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो चुका है। तो उसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो वो इंशाल्लाह सितंबर तक वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पायलट केस इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स, सिंध के भी हैं और पंजाब के भी हैं, ताकि उनसे सीख के हम बहुत जल्द उसको बाकी पाकिस्तान। अच्छा अमीन साहब, ये तो आपने जो बताएं बड़े अहम है और बड़े इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है, आई डोंट नो, आप तो बहुत सीरियस हैं। सूबाई हुकूमतों की उस तरह संजीदगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाई जाती है। ये बताएगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस पर बहुत ज़्यादा आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि वो उसकी अशद ज़रूरत है। लोगों को इंसेंटिवाइज करना और सेंसिटाइज करना, इसके लिए भी कोई मुहिम चला रहे हैं? टाइगर फोर्स को आप ज़ाहिर बात है कोरोना के स्मार्ट लॉकडाउन में भी इस्तेमाल कर रहे थे और अब कल भी टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को अमूमी तौर पे आगाह करने के लिए, एहसास उनको भी दिलवाने के लिए कोई मुहिम भी चला रहे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपने कहा ये बेवक्त की बारिशें जो हैं, इसका तदारुक इसी में है जो हमारे हाथ में है कि हम दरख्त लगाएं और जंगलात की कटाई को रोकें। बिल्कुल अनवार साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इसमें ना सिर्फ हमें कम्युनिटी की ओनरशिप की ज़रूरत है बल्कि उनकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। लोगों को पता हो कि जो उनके साथ हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और उसके तदारक के लिए क्या कौन से इकदाम उन्होंने लेने हैं। इसमें मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक बताता हूँ कि अगेन ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जिन्होंने 2013 में ये एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान में क्लाइमेट अवेयरनेस क्या है, कि कितने लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज का। उस वक्त हमारी एवरेज वॉज 30%। लेकिन 2018 में जब उन्होंने किया कि क्लाइमेट अवेयरनेस क्या है, तो उस वक्त 80% इन पाकिस्तान जो उन्होंने जज किया उनको पता था कि क्लाइमेट चेंज क्या है। और आई थिंक इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, बिकॉज उन्होंने इस इशू को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया है। क्लाइमेट चेंज की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, बिकॉज ही हैज़ द विजन टू सी के ये फ्यूचर में और इवन एग्जिस्टिंग बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का कि उन्होंने इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया है, जहाँ पे हम ये बाकी एक दूसरे पे मड स्लिंगिंग कर रहे होते हैं और वो थाना कचहरी की सियासतें हो रही होती हैं। वहाँ पे उन्होंने इशू बेस्ड सियासत की बात की है, बड़े बड़े जलसों में लाखों लोगों के सामने उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है और उसकी वजह से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, उनकी अवेयरनेस बढ़ी है इस चीज़ में। और ये स्टेटिस्टिक जो मैंने आपको बताया, दिस इज एंडोर्समेंट ऑफ दैट कि जी ये लोगों में, आम लोगों में ये बात चली गई। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के इस्लामाबाद के बासी, जब आपको पता चला, क्योंकि हम ट्वीट भी करते हैं, जो हमारे गेस्ट आ रहे थे तो उनकी तरफ से सवाल आया था कि ये तो अच्छी बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद का चिड़ियाघर जो है लोगों के अट्रैक्शन का मरकज बना हुआ था, लेकिन क्या वजह है कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जिनका कंट्रोल आपकी वजारत के पास है, जो हाथी था, कवान, उसे कंबोडिया भेज दिया गया, दीगर जानवर जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पा रहा और उनको यहाँ से भेजा जा रहा है, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्या रिवैम्प करेंगे इस्लामाबाद के जू को? कैसे एनिमल फ्रेंडली इसको बनाया जाएगा और जो पार्क्स हैं उनको कैसे आबाद किया जाएगा? अबीर असलम साहब देखिए, इसमें जो चिड़ियाघर है उसके ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो जानवर हैं, उस वक्त हमारे पास ये मिनिस्ट्री में नहीं आया था चिड़ियाघर, लेकिन वो जजमेंट ये थी कि यहाँ के जानवरों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनको टेम्पररीली रीलोकेट कर दिया जाए, फिर यहाँ पर इसको
ये केज जू से एक इनक्लोजर जू बनाया जाए, और उसके लिए हमने फंड्स भी रख दिए हैं और इंशाल्लाह उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि इसको, ये जो पिंजरों में बंद करके आप जानवरों को रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दुनिया में। अब एक सफारी टाइप या एक ओपन इनक्लोजर जू का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत हम इसको रीवैम्प करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा फोकस हमारा इंडिजिनस जानवरों पे होगा कि जो पाकिस्तान में इस माहौल में जानवर रहते हैं उन्हीं को रखा जाए यहाँ पे, ना कि एक एग्जॉटिक जानवर लेकर आया जाए जिनको हम बर्फानी चीते लाकर उनको यहाँ पर रख देते हैं, फिर वो बर्फ़ की सिलें फेंकी होती हैं, जिस दिन नहीं फेंकते वो बेचारा जानवर एक सख्त अजियत में होता है। तो इसलिए हमें इंडिजिनस जानवरों की तरफ और उसके साथ साथ ओपन एनक्लोजर जू की तरफ हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके लिए जो इक़दाम हैं वो बहुत जल्द शुरू करेंगे। प्लास्टिक बैग, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि इस्लामाबाद से जो प्लास्टिक बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, इसका खात्मा किया, और अब इस्लामाबाद में बहुत हद तक लोगों ने तर्क कर दिया। अब हमें भी पहले आदत हो गई थी हर चीज़ प्लास्टिक बैग में लेने की। इसको पाकिस्तान की हद तक दीगर सूबों में और शहरों में फैलाने का कोई प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि इस्लामाबाद में तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। अब जहाँ भी जाते हैं हमें खाकी लिफाफा मिलता है। पहले हमारे बचपन में रोटी भी जो है वो अखबार में लपेट की दी जाती थी। अब वी आर बैक टू दैट थिंग। तो इसका भी प्लान है कि इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए, इस मुहिम को? जी बिल्कुल, हमारा जो प्लान था वो यही था कि इस्लामाबाद को हम एज ए ट्रिगर यूज़ करेंगे और इस्लामाबाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्लाह के फजल से जब यहाँ पर लॉ हमने लेकर आए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और 70-80% लोगों ने उसको ओन भी किया और उसके साथ अपने बिहेवियर को भी चेंज किया। अनफॉर्चुनेटली कोविड के ज़माने में थोड़ा सा उसका कम बैक हुआ, बिकॉज कोविड में ज़्यादा फोकस ये था कि जी आपने एक चीज़ इस्तेमाल की, दोबारा नहीं उसको इस्तेमाल करना, रीयूजेबल नहीं करना उसको, तो उस वजह से वो ये दुनिया में फिनोमेना हुआ कि प्लास्टिक का कम बैक हुआ है। लेकिन हम इंशाल्लाह अब दोबारा से इन्फोर्समेंट उसकी स्टार्ट कर रहे हैं एज वी गेट आउट ऑफ कोविड। लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस की आप बात कर रहे हैं अनवार साहब, उसमें यह है कि इसने एज ए कैटलिस्ट एक्ट किया। केपी के अंदर उन्होंने लॉ भी बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सिंध के अंदर उन्होंने लॉ बना दिया, अभी उसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट नहीं हुई। पंजाब के अंदर लॉ बन गया है, वो कैबिनेट से अप्रूव कर हो गया, लेकिन अभी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ। बट इट क्लियरली शोज़ कि एक मूवमेंट हुई है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अभी मैं कल देख रहा था कि हाई कोर्ट ने लाहौर में एक फ़ैसला किया कि आई थिंक गुजरांवाला और फैसलाबाद के अंदर उन्होंने ये बैन कर दिया कि जी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक इशू पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये इशू है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ प्लास्टिक बैग बनते थे 1999 के अंदर, विच इज़ नॉट टू फार बैग। 20 साल बाद पाकिस्तान में पिछले साल 5 अरब प्लास्टिक बैग, ये शॉपर बैग बने थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 करोड़ से 5 अरब तक हम गए हैं। अब वो 5 अरब जो प्लास्टिक बैग आप शॉपर कर रहे हैं, जो आपने 20 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया उसके बाद आपने फेंक दिया, उसने कहाँ जाना है? वो तो ये आपके इर्द गिर्द पहाड़ बन रहे हैं प्लास्टिक के, और ये एक मेनेस बन रहा है जो कि पानी के अंदर, आपके खाने के अंदर, आपके ज़मीन के अंदर, हर जगह पे ये एक मेनेस है। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। हमें एडिक्शन हुई हुई थी इसकी कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, तो उस एडिक्शन से हमें बाहर निकला और उस तरफ जाना है जिस तरफ हम पहले पाकिस्तान में, आपने और हमने तो वो ज़माना देखा हुआ है, हमारे बच्चों ने शायद नहीं देखा हुआ कि प्लास्टिक के बगैर भी इस दुनिया में रहा जा सकता था। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, बड़े अच्छे तरीके से। ये मुझे बताएगा अमीन साहब कि जाहिर बात है जब आपने ये प्लांटेशन कर रही है और इतने वसी पैमाने में कर रही है, 3.2 अरब दरख्त लगाने हैं, तो आपको ज़मीनों के लिए जो पाकिस्तान की तुल अर्ज़ में दीगर वजारतों, डिवीज़न से भी कोऑर्डिनेशन की बड़ी ज़रूरत होगी। वो कोऑर्डिनेशन आपको मुयस्सर है सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर? क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है, क्योंकि अगले सेगमेंट में जब हम बात कर रहे होंगे अपने दीगर मेहमानों के साथ, तो कराची और लाहौर में ये बारिशों की वजह से सड़कें जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये जो प्लांटेशन की एफर्ट है उसके नतायज उस वक्त ही निकलेंगे जब आपका बेहतर इश्तराकी अमल होगा दीगर वजारतों और डिवीजन्स के साथ। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, और ये ना सिर्फ बिटवीन डिपार्टमेंट्स हमें ज़रूरत है बल्कि बिटवीन प्रोविंसेस भी ज़रूरत है, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना एक डिफरेंट प्लान है और हर प्रोविंस के डिफरेंट किस्म के जंगलात हैं। मसलन सिंध के अंदर ज़्यादातर जंगलात जो हैं वो मैंग्रोव्स के हैं और उनके रिवराइन फॉरेस्ट के अंदर हैं। पंजाब के अंदर प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं ज़्यादा, केपी के अंदर नेचुरल फॉरेस्ट ज़्यादा हैं। तो इसलिए प्लान्स डिफरेंट हैं हर प्रोविंस के। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर लैंड हमने हर जगह पे आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहा है और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया इस चीज़ के अंदर।
और इसकी एक वजह ये भी है कि इसके पीछे पॉलिटिकल पुश बहुत ज़्यादा है। Okay. और वो आई हैव टू एट्रीब्यूट इट टू आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगेन, Fair enough. उन्होंने उनकी पुश है इसके पीछे कि वो ठीक है। मीटिंग्स बुलाते हैं, इसमें कोई इशू मुझे बॉटलनेक होता है, कहीं पे फंसता है काम, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। चलें। उसकी वजह से ये बहुत सारे बॉटलनेक्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट इसकी आपको कांस्टेंट एक तो प्लान चाहिए होता है, उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ता है। Yes, ये क्योंकि आपने आप थोड़े सही से भी लैक्स हों तो फिर यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन 1 मिनट में हो जाती है। अमीर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आप चूंकि बड़े हैंड्स ऑन मिनिस्टर हैं, ये इस्लामाबाद जू की बात दोबारा, क्योंकि आपका लाइव शो चल रहा है, हमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन, जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन में कुछ जानवरों की अमवात भी हुई, उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाएगी कि जो लैप्स अगर हुआ है तो ऐसा? लास्ट में बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें हाई कोर्ट ने उसमें मैंडेट किया है कि हमने इंक्वायरी, उसकी टीम बनाई हुई है, वो आजकल इंक्वायरी कर रही है और आई थिंक कल ही उसकी हेयरिंग भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो एक अपनी इंटरम रिपोर्ट एक पेश करेंगे वहाँ पे। क्योंकि ये सब्जुडिस मैटर है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन वो इंक्वायरी कमेटी हमारी बैठी हुई है और वो कल रिपोर्ट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, हमसे खसूसी गुफ्तगू करने का आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने सो मोटो नोटिस लिया और कराची में जो बिल बोर्ड है उसके गिरने से शहरी भी जख्मी हुए और उस सिलसिले में उन्होंने रिमार्क्स भी दी और कहा कि जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं वो बहुत ही नागुफ्ता बे हैं और लगता है कि जैसे माफियाज जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। सिंध हुकूमत की रिट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो नज़र नहीं आती। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो हालिया बारिशों में कराची और अब लाहौर, इवन लाहौर की सड़कें भी तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये जो गवर्नेंस के इशूज़ है इस पर गुफ्तगू करेंगे, कैसे जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जो डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें रियाज फतेहाना साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर नफीसा शाह साहबा हमें स्काइप पे ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। कौन हो तुम? नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद करते। आप ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? सब कुछ जो नजर आ रहा है। तो तुम हो नोयान। सही पहचान। इस जहन्नुम का शैतान। कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। जो बाहर से दिखा रहे हैं यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई। ये जो हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी साम्राज्य की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और कर्फ्यू के नफाज के बाद 8 लाख फौज और पुलिस ने वादी को कैद कर लिया। 80 लाख लोग घरों में कैद, सहाफी पाबंदे सलासल होना शुरू हो गए। दुनिया के सामने कश्मीर की बेबसी, जुल्म सतम, जज्बा हुर्रियत और मुहासरा सामने लाने पर सैकड़ों सहाफी तशद्दुद का शिकार बने। 300 सहाफी कैद और 13 शदीद जख्मी हुए। सहाफी डरे नहीं, हिंदुस्तान की फौज सच को छुपा न पाई। सब्जी के थैलों और लोगों के घरों से हक के ये सिपाही कैमरे की आंख के जरिए लड़ते रहे। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा और वादी की सूरत हाल दिखाने पर यासीन डार और मुख्तार खान बने पुलित्जर प्राइज के हकदार। कश्मीर में सहाफत का हक अदा करने पर पूरी दुनिया इनके खिदमात को सलाम पेश करती है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें रियाज फतियाना साहब ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, मेंबर कौमी असम्बली। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपको बताया था कि अब हम जो हमारे जो शहर, बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, बिग सिटीज़, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ का जो इंतज़ामी ढांचा है वो बिल्कुल गैर फाल नज़र आ रहा है। और आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने भी जो इज़हार बरहमी का इज़हार किया और सो मोटो नोटिस लिया। कराची में जो बैनर गिरा उससे शहरी ज़ख्मी हो गया, बिल बोर्ड जो था, और अब कहा गया कि पूरे शहर से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जो इश्तिहारी दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं या जो साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स होते हैं इनको उतारा जाए। और हमारी इत्तला के मुताबिक उस पर काम शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि सिंध हुकूमत की रिट कहाँ पर है और सूबाई और बल्दियाती हुकूमत इस शहर से लगता है दुश्मनी पर उतर आई हैं। और कराची और एज लाहौर इज़ कंसर्न कि ये अब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये कराची नहीं लाहौर है, वहाँ पर भी मजंग का एरिया हो, रीगल चौक हो, बारिशें तूफ़ानी हुई बिलाशुबा, लेकिन पानी खड़ा हो गया है। तो मैं इस सवाल से ज़रूर जानना चाहूँगा, दो पार्लियामेंटेरियंस हमारे पास, कि ये जो तर्ज़ हुक्मरानी इस पर कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो कश्मीरी मोहल्ला था कराची में, वहाँ गटर में एक बच्चा जो है वो गिर गया था, फिर लोग, शहरियों ने बड़ी मुश्किलों से उसको बाहर निकाला। नफीसा शाह साहिबा, कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपकी तर्ज़ हुक्मरानी पे सवाल उठाए जाते हैं कि 12 साल से आप लोग इक़्तिदार में हैं, क्या वजह है कि जब बारिशें होती हैं, मान लिया कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन ऐसा निज़ाम ज़रूर वज़ा होना चाहिए कि इन बारिशों से, करंट लगने से, इंतज़ामी गैर फ़ालियत से लोगों की जानें ना जाएँ, उनका माली नुकसान ना हो। कैसे इसको, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग, नफीसा शाह साहिबा? देखिए, अगर तो मैं सियासत करूं, जो अगर ऑर्डिनरी आम टॉक शोज में ये होता है, तो फिर अगर 12 साल सिंध हुकूमत की बात है पीपल्स पार्टी की, तो फिर 7 साल पीटीआई की भी बात हो जाएगी, फिर बीआरटी की बात हो जाएगी, फिर लाहौर की बारिशों की बात हो जाएगी। तो ये फिर नॉन स्टॉप है। लेकिन अगर एक संजीदा डिबेट आप चाहते हैं तो ये सिर्फ 12 साल पुरानी कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान जब से शुरू हुआ है, तो जो अर्बन डिके है, अर्बन डिके सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने अर्बन सर्विसेज को निगलेक्ट किया है। अर्बन डिके इसलिए है, ये फिनोमेना, मैसिव अर्बनाइजेशन का फिनोमेना, और जो इस अर्बनाइजेशन को हमने कहीं भी, कोई भी शहर आप ले लें, वो सिंध का हो, पंजाब का हो, केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, हमने उन शहरों को अगर नहीं संभाला तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमने रूरल एरियाज को और एग्रीकल्चर सेक्टर को नजरअंदाज किया। और जब वहां से इस वक्त आज भी आप ये गेट एनी डेमोग्राफर, एनी सोशल साइंटिस्ट टू स्टडी दिस, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और मेरी एक साइंटिफिक स्टडी तो नहीं है लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है, आज अगर कहीं भी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आता है या नेचुरल डिजास्टर होता है, जो पहला डायरेक्शन होगा जब लोग डिस्प्लेस होंगे तो वो कराची होगा। आज कराची की पॉपुलेशन जो है वो जो दुनिया के बड़े तरीन शहर हैं वो टॉप 10 में है। और जब ये इतनी भारी भरकम पॉपुलेशन वहां पहुंचती है, वहां या किसी भी शहर में, मेन इशू इस मुल्क में कभी भी हमने हाउसिंग की सोच नहीं की। मैस ट्रांजिट किसी शहर में नहीं है। आई एम सॉरी बट बीआरटी इज नॉट मैस ट्रांजिट। एक बीआरटी बना लेना पेशावर में, ये मैस ट्रांजिट नहीं है। और इसी तरीके से अगर ऑरेंज ट्रेन बन जाए एक लाहौर में 20 किलोमीटर के एरिया में, वो मैस ट्रांजिट है। तो पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं भी शहरों में प्लानिंग नहीं है, अर्बन प्लानिंग नहीं है, टाउन प्लानिंग नहीं है, जोनिंग नहीं है, और कहीं भी और एंड सिमिलरली जो हमने नजरअंदाज किया है, मेरा दिल दुखता है। मेरा हल्का जो है, मैं आई एम फ्रॉम द हेडक्वार्टर, जो एक शहरी आबादी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शहर भी 2-2.5 लाख का है वहां पर, तो इट्स लार्जली रूरल एरिया खैरपुर। लेकिन जब मैं वहां देखती हूँ कि वहां के लोग, बहुत बड़ी आबादी जो है वो, क्योंकि वो नकल मकानी करते हैं, वो हर 2 महीने 3 महीने कराची जाते हैं, कमाते हैं, आते हैं, और वहाँ यहाँ जो रूरल, जो एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करते हैं, हम फार्मिंग को निगलेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे हमारा जो लेबर है, जो फार्म लेबर है, वो अर्बन एरियाज में चला जाता है।
और फिर वो शहर भी डिग्रेड होते हैं और आपके रूरल एरियाज भी डिग्रेड होते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि एक नेशनल विजन हो और नेशनल प्लान हो जिसके तहत चारों सूबों में वफाक में हम आहंगी हो और एक रोड मैप दिया जाए। पहले आपकी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पहले आएगा, ठीक कह रही, एंड देन ऑफ कोर्स आपके शहरी आबादी, बिकॉज द टू आर रिलेटेड। ठीक है। लेकिन इस वक्त हालात जो है वो सारे के सारे शहरों में, कराची ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स फार लार्जर, और कराची में इस वक्त आपके जैसे कहते हैं कि पश्तून आबादी पेशावर से भी शायद पहले नंबर पर कराची में है आपका पश्तून शहर। ठीक, मैं चाहूंगा रियाज फतियाना साहब, जो नफीसा साहबा ने कहा कि इस पर एक संजीदा डिबेट और गौर की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ अभी आप लोगों की गुफ्तगू से कबल हम अमीन असलम साहब से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज है, अभी ये जो अर्बन डिके का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब सोल्यूशन इसका कैसे निकाला जा सकता है। ज़ाहिर बात है आपकी पंजाब में 2 साल हुकूमत है, उससे पहले नून लीग थी, हम तो देख रहे थे कि लाहौर शहर में बहुत इन्वेस्ट किया गया, बड़ा पैसा लगा, अंडर पासेस बड़े, बड़ी सड़कें बनी, लेकिन आज वही अंडर पासेस जो हैं वो एक नदी नालों की का मंजर पेश कर रहे थे। अनवर साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है जी, ये लम्हा फ़िक्रिया है सूबाई हुकूमतों के लिए और सियासतदानों के लिए। बुनियादी तौर पर ये तो हमारा काम है और स्पेशली जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका काम है कि अपने गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करें। जी जी, इस सिलसिले में लाहौर में आप देख लें, ज़्यादातर हुकूमत तो यहाँ पे हमारी नहीं थी, अभी तो हम 2 साल पहले आए हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो प्लानिंग प्रॉपर नहीं रही माजी में, और अक्सर शहरों में, छोटे शहरों में तो टाउन प्लानर की पोस्ट ही खाली होती है, बंदा ही नहीं होता उस पर। चाहिए तो ये होता है कि 10, 20, 30 साल अगली प्लानिंग करें, वो सिरे से अगले मुस्तकबिल को देखे प्लानिंग नहीं होती। नंबर 2, कैपेसिटी कम है ब्यूरोक्रेसी की, और कमांड में भी सवालात हैं जो हमारे वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। थर्ड, जो करप्शन है वो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रही है माजी में, और अब भी छोटी सतह पे उनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये सारी वजूहात हैं। होता ये है कि एक आम गली जो घर होता है उसके लिए 9 इंच पाइप चाहिए सीवरेज के लिए जी। अक्सर गलियों में 9 इंच पाइप डाला होता है, हालांकि चाहिए कम से कम 2 फुट पाइप हो, और बारिशों के हिसाब से बड़ी गलियों में 5 फुट 10 फुट पाइप हो। दुनिया में आप देखें बड़े खुले खुले पाइप होते हैं सीवरेज के। ठीक है। जब बारिश आती है तो वो तो आम हालात में नहीं पानी गुजार सकते, तो बारिश का पानी कहाँ से गुजारेंगे? फिर उसमें ये प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरी जो चीज़ें लोग सिविल अपने लोगों को सिविल ट्रेनिंग नहीं की, और लोग कचरा भी गटर्स में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इसमें सियासतदानों को आगे आना चाहिए। सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, थर्ड करप्शन को मिनिमाइज़ करें, फोर्थ प्लानिंग को इम्प्रूव करें, और बारिश के वक्त में कितना पानी गुजरना चाहिए उसका इंतज़ाम करें, और इसके साथ साथ जो है हम मौका ना दें अदालतों को कि वो हमें बार बार डायरेक्शन दें, क्योंकि अगर हम खुद अपनी कैपेसिटी और अपना परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो अदालतों को ये टाइम बचाकर अदालती कार्रवाई समेटने में काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नफीसा साहब, ये जो बिल बोर्ड्स और बैनर्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, इस हवाले से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, उसके दोबारा ये लग जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सही कहा कि इसको लार्जर पिक्चर को देखना चाहिए, लेकिन ये जो माफियाज और जैसे फतियाना साहब भी कह रहे हैं कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, ये जो करप्ट अनासिर हैं, ये क्यों कर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और जो कानून एक दफ़ा हुक्म सादिर होता है उसकी फिर खिलाफ वर्जी भी होती है और दोबारा से तमाम वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। साइन बोर्ड की एग्जाम्पल है, फिर जो के इलेक्ट्रिक के मामलात हैं, तकसीमकार कंपनी है कराची की, और करंट लगने से हम डेली शोज करते हैं, जब बारिश होती है लोगों की अमवात हो जाती है। इस माफियाज को कैसे ऑफसेट किया जा सकता है? देखिए, करप्शन इस हुकूमत का तो बहुत बड़ा एक मंत्रा था कि हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे। वो अब कितना किया है वो आप सबके आगे है, लेकिन इशू करप्शन वाज नेवर द इशू इन दिस कंट्री। करप्शन जो है वो एक सिम्टम है, इसके पीछे मिस गवर्नेंस है, सिस्टम्स की कमी है, और ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान बुनियादी जो हमारा रियासती ढांचा है उसमें 3 टियर्स हैं। एक आपका टियर वफाक है, दूसरा आपका सूबा है, तीसरा आपका लोकल गवर्नेंस है। ये जो बिल बोर्ड की आपने निशानदेही की है, ये बिल बोर्ड्स जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो देती हैं, और उनको ऑब्वियसली दे नीड रेवेन्यू, तो उस हवाले से ये दे देते हैं और उनमें उनका रेवेन्यू कमाई होती है। इस वक्त फॉर्चुनेटली सिर्फ सिंध में ही लोकल गवर्नमेंट है
बाकी 3 सूबों में, और उनमें से एक एलाय है पीटीआई का, और 2 सूबे जो हैं वो इनके खुद जेर निगरानी 2 सूबे हैं। तो तीनों में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिसिंग है, नहीं है। और ये मुझे हैरत जरूर लगती है, एंड आई डोंट नेसेसरली वांट टू हैव अ पॉलिटिकल डिबेट, वी कैन, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि ये पीटीआई का मेन जो इलेक्शन एजेंडा था या उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम जी एक नायाब किस्म का लोकल गवर्नेंस सिस्टम ऐसा लाएंगे जहां ग्रास रूट्स तक हम एम्पावर करेंगे। 2 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं भी इनके जो हल्के हैं वहां कहीं भी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। कराची में लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो गैर फाल है ना लोकल गवर्नमेंट। ये जो कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है वो मेयर कराची की तो कारकर्दगी भी आज सवालात उठाए गए ना जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बजा है और नहीं, दे हैव राइट, वो फ्रस्ट्रेशन हमारी भी होती है। अपने अपने हलकों में जाते हैं, हम गंद देखते हैं, इस किस्म के बिल बोर्ड्स देखते हैं, हमें भी होता है। और ये मेरे ख्याल से अगर मेयर कराची जो है उनको इसका नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उस पर इनको फिर देखना चाहिए कि जो बिल बोर्ड्स हैं उसके क्या तरीक़ेकार जो होने चाहिए वो हैं, और यू नो इट्स देयर जॉब। अब इनको इसको देखना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, और बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ नहीं है। लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हो, इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हो, और ऑफ कोर्स सूबों के जेर निगरानी हो, वफाक के जेर निगरानी नहीं हो। हमारा जो ढांचा है आईनी उसमें सूबों के जेर निगरानी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, अच्छी शफाफ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, और फिर कई सारे ये जो इश्यूज आउटस्टैंडिंग है ये वही हल कर सकें। क्यों फतियाना साहब, ये लोकल गवर्नमेंट्स होने से, आप खुद भी ग्रास रूट लेवल के सियासतदान हैं, ये मसले जिनका आपने निशानदेही की वो हल हो सकते हैं? जी, आर्टिकल 140A के तहत चारों सूबों में बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, और वैसे भी हुकूमत के 3 टायर हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तभी इस अगस्त में हुकूमत ख़त्म हुई है और आगे इलेक्शन होने वाले हैं। पंजाब में ज़रा पहले ख़त्म हो गई थी, ऊपर से इलेक्शन होने से पहले कोरोना वायरस आ गया, उस वजह से काम रुका है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी लिख कर भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका शेड्यूल दें। मेरा ख्याल जल्दी अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन। तीसरा ये कि सिंध हुकूमत ने तो गर्दन दबोची हुई है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, और वो लॉर्ड मेयर वहाँ के जो हैं वसीम अख्तर, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे होते हैं कि इख्तियारात का रोना रो इख्तियारात नहीं है और सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट संभाला हुआ है। मजबूरन प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना पड़ा और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा कि अब इसको आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारे वहाँ पे नाले साफ़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं। हुकूमत वफाक ने तो फिर भी अपनी तरफ से मेहरबानी फरमाई है, इन्हें भी चाहिए कि अपने वहाँ पे मेहरबानी करें और उनका एहसास करें। तमाम अर्बन एरियाज़ जितने भी हैं पाकिस्तान में और इवन छोटे शहरों में भी ज़रूरत इस बात की है कि असल में सबसे बड़ा और मसला है कि एहसास ज़िम्मेदारी जो है ना, निचली सतह पे जो सफाई करने के ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है उसमें एहसास ज़िम्मेदारी भी नहीं आ रही है। उनको भी एक सोशल अकाउंटेबल बनाए ना, सोशल डिसिप्लिन में लाना होगा, उन्हें एहसास दिलवाना होगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और पूरी करें, क्योंकि अवाम बहुत तवक्को रखती है। और फिर उनको मॉनिटर किसने करना है? उनको मॉनिटर असम्बली के अरकान ने करना है, MNAs MPs, क्योंकि लोकल बॉडी जहाँ नहीं है। तो जैसे लोकल बॉडीज़ आएंगी तो मेरा ख्याल है गली कूचे में जब मुंतखब नुमाइंदे होंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर सफाई का निज़ाम और सेवरी का बेहतर हो सके। डॉक्टर नफीसा शाह साहब बताइएगा, पॉलिटिकल ओनरशिप की बात होती है, आप पीपल्स पार्टी की स्टालवार्ट हैं और मरकजी रहनुमा है। बहुत से आपके नाकिदीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को ओन नहीं करती क्योंकि आपको वहाँ से नुमाइंदगी नहीं मिलती। पहले MQM पाकिस्तान को, MQM पाकिस्तान है, पहले MQM होती थी, उनको मिलती थी। इस दफ़ा 14 सीटें कौमी असम्बली की PTI ले गई है और आप लोगों को चूँकि वोट तो पड़ता है, जाहिर सी बात है सिंध से और आप लोग इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो रूरल सिंध की तरफ होती है। शायद कराची पे उस वक्त तवज्जो नहीं थी। पॉलिटिकल ओनरशिप है कराची की नफीसा साहिबा? देखिए, पहले तो NDA में अगर आया है सिंध में, पहली बात तो ये है कि दे ऑलरेडी PDMAs। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर इदारों का कुछ एहतराम होता तो वो PDMO NDMO को कहते हैं कि वो PDMA को, और वो उनका काम है। PDMAs, दिस रेन वाज अ टोरेंशियल रेन, ऑर्डिनरी रेन नहीं थी। तो उसमें अगर PDMA अपना किरदार अदा कर रही है ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इनको इतना ही शौक है NDMA को भेजने का कराची, तो एक नज़र जाके और वहाँ सैर करके आए जो BRT है
जहाँ पर न सिग्नलिंग है और बसेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं पहुँच पाती, और अभी तक वो मुकम्मल नहीं है। तो वो जो अजूबा है इस वक्त मैं समझती हूँ 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको भी शायद एनडीएमए को भेज दे कि अपना एक चक्कर लगा के आए बस का ऊपर नीचे जो हो रही हैं। तो एनीवे जो आपने बात की, देखिए ये बहुत एक अजीब, अफसोसनाक, कंडेमनेबल एक ये बहस है, और जो माइनॉरिटी का बहस है। मेरी स्कूलिंग जो है, मेरा हल्का है खैरपुर, मेरी स्कूलिंग कराची में। आई लव कराची, इट इज माय सिटी एंड आई ओन इट, एंड आई ओन एवरी पार्ट ऑफ इट, एंड आई ओन इट एज द कैपिटल ऑफ सिंध एंड नॉट एनी अदर। जो इनकी अज़ाइम है इसी एंटी स्टेट एजेंडा की, कि जो चाहते हैं कि कराची कोई इधर उधर चला जाए, तो और कराची की फुल ओनरशिप है। आज भी आप, जैसे मैंने कहा कि कराची इस वक्त क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा से जो माइग्रेटेड लोग हैं या पंजाब से जो माइग्रेटेड लोग हैं, तो वो भी ओनरशिप देना। ठीक, अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि आपकी जी आपने कहा कि यू लव कराची अवार्ड की जब डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सिंध को अर्बनाइजेशन का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि यू लव कराची जो है वो मेजर रेवेन्यू जो अर्निंग एरिया है, ठीक है, मुल्क का, और कराची को ओनरशिप सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सिंध की ओनरशिप है। आज भी अगर आप मंसूबे देख लें कि मंसूबे वफाक की तरफ से कराची में कितने हैं जो कि होने चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट ने कितने दिए हैं, तो इनके तो आटे में नमक के बराबर होंगे। और इनकी जो पुरानी एक कमिटमेंट थी विच स्टार्टेड पीपल्स पार्टी के जो लास्ट दौर था, लाइक लास्ट 5 years थे, उसमें S3 and K4 के मंसूबे थे, जहां पर वफाक ने 50% की शराकतदारी का वादा किया था। कहाँ गए वो सारे? कहाँ गए सर वो? देखिए और 160 अरब रुपए कहाँ गए? उनका भी थोड़ा हिसाब दे दें। जी मैं गुजारिश करूंगा कि सिंध के सूबाई इदारों को हमने कब रोका है कि वो काम ना करें। अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि रेग मार से उनका जंग साफ़ करें, उनको काम करवाएं, उनसे काम लें। हमने तो इनकी इमदाद की है, बजाय हमारा शुक्रिया अदा करें वफाकी हुकूमत का, ये उल्टा नाराज़ है कि हमने इनकी सपोर्ट क्यों की। पहली दफ़ा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अपना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हायर करके वहाँ पे नाले साफ़ करी, हमारा काम तो नहीं वफाक का। और तीसरा ये है कि अब कराची के लोग हमारे भाई हैं, हम उनको प्यार करते हैं। उन्होंने 14 नशिस्तें में दी हैं। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जेब में पड़े हुए हैं फतियाना साहब, आपको पता है? क्या हो गया? 5 आपके मेंबरान के इस्तीफे उनके जेब में पड़े हैं। ये नफीसा साहब को पता है? नहीं ऐसी बात नहीं, किसी की जेब में नहीं पड़ा हुआ। वो असल में अनाउंस हुआ है, मुझे क्या पता है? दे हैव अनाउंस्ड इट सो मेनी टाइम्स। वो हमारे अरकान कौम फ्लोर पर एक कराची का नुमाइंदा कहता है वजीर इस्तीफे दें। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो सिंध हुकूमत के रवैये से नाला है कि वो उनके साथ सूबाई इंतजामिया ताउन नहीं करती। MNA होने के बावजूद सिंध कि सूबाई अफसरान को वो काम कहते हैं, वो आगे से करते नहीं है कि आपकी हुकूमत नहीं है सिंध में। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। 160 अरब का भी बता दे, फिर आपने क्लोज करना है प्रोग्राम। हमने देखा ना बहुत सारा पैसा सिंध हुकूमत को ये कहते हैं सिंध हुकूमत को दे दें। हम सिंध हुकूमत को नहीं देना चाहते क्योंकि हमें पता है वो गुम हो जाएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं। हम वहाँ पे कैसे लगाए जाएंगे वो 160 अरब? वफाकी इदारे उनको कहा गया है कि अपना वहाँ खर्च करें और वो खर्च कर रहे हैं। वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी जो एतमाद का फुकदान है कैसे खत्म किया जा सकता है? सिंध हुकूमत और वफाक की हुकूमत, आपने कहा हम सिंध हुकूमत को नहीं देते, आपको खर्चा गुम ना हो। देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब जाते हैं कराची तो वज़ीर आला सिंध उनको रिसीव करने नहीं आते, तो मेरी ख्याल है ताली दोनों हाथों से बचती है। हम तो चाहते हैं कि वफाक सिंध के दरमियान हम-आहंगी और हुकूमतों के दरमियान हम-आहंगी होनी चाहिए। कम अज़ कम रहम करें अपनी आवाम पे जो परेशान हैं और आज डूब रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब पहले में बारिशें हुई तो लोग गले गले तक पानी में डूबे हुए थे। तो मेरा ख्याल सियासत बाद में करें, पहले अपने अवाम को बारिशों से और गंदे नालों से बचा लें। लोग ये नहीं भूलेंगे कि कोरोना वायरस के दौर टाइम में वजीर आजम सिंध में आते हैं और वजीर आला से नहीं मिलते हैं जी, नहीं भूलेंगे। चलिए आपने पॉइंट नुक्ता उठाया, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और रियाज फतेहाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अहम इशू है और जैसे बात हुई कि हमें अपने शहरों को बेहतर बनाना होगा, इनकी जो इंतज़ामी
गैर फालियत है, इसको ख़त्म करना होगा, ताकि ये जो मनाजिर आते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। बारिश पूरी दुनिया में होती है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसके तदारुक के लिए हमने पेशबंदी और मनसूबाबंदी करनी है। उसके लिए सियासी अमांगी की बहुत ज़रूरत है। सियासत इख्तलाफत अपनी जगह, गवर्नेंस के इशूज़ पर इतफाक़ राय और एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आज के लिए यही कुछ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।